हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टेटमेंट, एजम्पशन और रेसिप्रोसिटी थ्योरम का प्रूफ। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी एंटीना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसे ट्रांसमीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं या हम उसे रिसीवर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रेडिएशन पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो दोनों ही कंडीशन में एक ही टाइप का रेडिएशन पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक एंटीना सिस्टम है जिसमें हमने दो एंटीना का यूज़ किया है, जिसमें एंटीना नंबर 1 पे जो ईएमएफ है उसे हम कह रहे हैं E12 और यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट है I1। एंटीना 2 पे जो ईएमएफ है वो है E21 और यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट है I2। यही हमने इसको 2 पोर्ट नेटवर्क में भी देखा है। यहाँ पे 2 पोर्ट हमने शो किए हैं और इस प्रकार से इसके ईएमएफ है और यहाँ पे इसकी करंट है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमने दो एंटीना लिया है, एक को ट्रांसमीटर की तरह और एक को रिसीवर की तरह यूज़ कर रहे हैं, पहले एंटीना में अगर हमने ईएमएफ दिया है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा दूसरे एंटीना में I2। उसी प्रकार अगर हमने दूसरे एंटीना में ईएमएफ दिया है तो वह पहले एंटीना में करंट प्रोड्यूस करेगा I1। अगर ये दोनों ईएमएफ की वैल्यू सेम होती है तो इन दोनों करंट की भी वैल्यू सेम होती है अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये दोनों करंट जो हैं वो उनके एम्पलीट्यूड और फेज दोनों ही समान होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट। इफ एन ईएमएफ इज अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ एन एंटीना नंबर 1, ईएमएफ इज अप्लाइड, ईएमएफ हमने अप्लाई किया है 1 एंटीना पर। करंट इज मेजर्ड एट द टर्मिनल ऑफ अनदर एंटीना 2, करंट हमने एंटीना 2 पे मेजर किया है। Then an equal current both in amplitude and phase will be obtained at the terminal of antenna number 1 if the same EMF is applied to the terminal of antenna number 2। इसका मतलब ये है कि अगर हमने सेम EMF एंटीना 2 पे अप्लाई किया है तो जितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है उतना ही अमाउंट ऑफ करंट एंटीना नंबर 1 पे भी प्रोड्यूस होगा। तो अगर सेम EMF अप्लाई करते हैं तो सेम करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर इसको दूसरी स्टेटमेंट से भी समझाया गया है कि अगर हमने करंट अप्लाई किया है एंटीना नंबर 1 पे तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा E21 एंटीना नंबर 2 पे, और सिमिलरली अगर हमने करंट अप्लाई किया है एंटीना नंबर 2 पे तो वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा एंटीना नंबर 1 पे। और अगर इन दोनों करंट की वैल्यू सिमिलर है, एक जैसी है, तो ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस की वैल्यू भी सेम होगी। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं कि ईएमएफ की जो भी वैल्यू है उनकी सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ईएमएफ की सेम फ्रिक्वेंसी होगी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो भी माध्यम या मीडियम होगा वो लीनियर, पैसिव और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। तीसरा है कि जो जनरेट कर रहा है ईएमएफ जनरेटर और एमीटर दोनों का जो इम्पीडेंस है वो 0 इम्पीडेंस होना चाहिए, या फिर दोनों का इम्पीडेंस जो है इक्वल होना चाहिए। अब आगे देखते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होता है? ट्रांसफर इम्पीडेंस वह रेशो होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। फर्स्ट एंटीना का वोल्टेज और करंट, दूसरे एंटीना के करंट के बीच का जो रेशो होता है वो होता है ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो Z12 है ईएमएफ ऑफ फर्स्ट एंटीना का ईएमएफ E12, और वहीं किसके साथ? दूसरे एंटीना के करंट के साथ। और Z21 जो होता है वो होगा ईएमएफ सेकेंड एंटीना का और फर्स्ट एंटीना के करंट के साथ। तो ये ईएमएफ के रेशियो हो गया। अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम अगर हमारा I1 और I2 बराबर होता है तो ये दोनों ईएमएफ बराबर हो जाएंगे, और इसी प्रकार हमारा जो ट्रांसफर इम्पीडेंस है वो भी इक्वल हो जाएगा। हमारा जो ट्रांसफर इम्पीडेंस है जिसे हम ZT से भी डिनोट करते हैं उसे हम म्यूचुअल इम्पीडेंस भी कहते हैं, जिसे हम ZM से डिनोट करते हैं। अब हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं कि अगर I1 I2 के बराबर होता है तो हमें प्रूव करना है कि जो ईएमएफ है वो भी बराबर होना चाहिए। इसके लिए जो भी एंटीना के बीच का स्पेस है, दोनों एंटीना के बीच का जो स्पेस है उसे हमने रिप्लेस किया है लीनियर, पैसिव और बायलैटरल इम्पीडेंसेस से। यहाँ पे हमने T नेटवर्क लिया है और हम इसको Z ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे, Z पैरामीटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो 4 टर्मिनल रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका E12 Z11 I1 प्लस Z12 I2, E21 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो ये जो है हमारा Z पैरामीटर होता है और ये हमारे 2 पोर्ट नेटवर्क है।
जेड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट हमारा इस प्रकार है कि जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया है टर्मिनल 1 पे या एंटीना 1 पे, वो हमारा करंट दे रहा है एंटीना 2 पे। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, किरचॉफ्स मैश लॉ यूज करेंगे फिगर 1 में, लूप 2 में। तो यहाँ पे मैश लॉ लगाएंगे, करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है, तो ZM इंटू I2 प्लस Z22 इंटू I2, तो ZM इंटू I2 प्लस Z22 इंटू I2। और यहाँ पर एक और करंट फ्लो हो रहा है जो कि दूसरी दिशा में है I1, तो यहाँ पे होगा माइनस ZM इंटू I1। तो ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, I2 को कॉमन ले लेंगे, ये आ गया। यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और I2 की वैल्यू आ जाएगी, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। फिर यहाँ पे लूप 1 जो है उसको लेंगे, लूप 1 में आप सॉल्व करेंगे फिगर 1 के लूप 1 में। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक इम्पिडेंस है यहाँ पे एक EMF है माइनस E12, तो माइनस E12 प्लस Z11 I1 प्लस Z11 I1 हो गया। ZM में दो करंट फ्लो हो रहे हैं, तो पहला ZM I1 और दूसरे दिशा में I2 फ्लो हो रहा है, तो माइनस ZM I2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, I1 को तो हमने कॉमन ले लिया है, ये इस टर्म को हम लोग इस साइड भेज दिया है और ये एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे आपकी जो ये इक्वेशन बन गई है आपकी। इसमें क्या है, I2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ गया आपका I2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये आ गया ZM प्लस Z22 I1 इज इक्वल टू E12। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई में चली जाएगी और हमारी फर्दर इक्वेशन आएगी। एलसीएम लेने के बाद हमारी इक्वेशन ये बन जाती है। इसमें अब देखेंगे तो उसको फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी और यहाँ पर ये ZM स्क्वायर दोनों कॉमन टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इसमें से 3 टर्म बचे हैं जिसमें से इन दोनों टर्म्स में ZM कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया है और ये टर्म एज इट इज रहेगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये थी जहाँ पे आपकी I2 की वैल्यू दी गई है, I2 की वैल्यू हमने निकाली थी। अब इसमें I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमने I1 की वैल्यू ये जो है यहाँ पे पुट कर दी है और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखें आप कि I1 की वैल्यू ये लिखें तो ये होगा E12 ZM प्लस Z22 अपॉन Z11 Z22 प्लस ZM Z11 प्लस Z22 और यहाँ पे ये वैल्यू बची हुई ZM और Z22 प्लस ZM। यहाँ देखें ये दोनों टर्म जो है कॉमन है इसलिए कैंसिल हो गया है और I2 की वैल्यू आपकी बच गई है E12 मल्टीप्लाई बाय ZM Z11 इंटू Z22 प्लस ZM Z11 प्लस Z22। तो ये आ गई आपकी I2 की वैल्यू, फिगर 1 का यूज करके हमने ये निकाला है। आपकी जो करंट 2 मतलब सेकेंड एंटीना में जो करंट है फ्लो हो रहा है वो आपका आ गया है। अब यहाँ पे फिगर 2 का यूज करके आप फर्स्ट एंटीना में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो करंट I1 निकालने के लिए आप देखें तो हमने जो दोनों डायग्राम बनाए थे फिगर 1 और फिगर 2 उनमें सिमेट्री थी। उसमें क्या है कि आप जो सफिक्स 2 है उसकी जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी। आप इस I2 की वैल्यू में अगर सफिक्स चेंज कर देंगे तो आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए I2 की जगह 2 की जगह 1 किया है तो I1 हो गया है और E12 की जगह हमने E21 किया है ZM और यहाँ पे Z11 की जगह Z22 की जगह Z11 प्लस ZM और Z11 की जगह Z22 प्लस Z22 की जगह Z11। ये जो है सिमिलर प्रोसेस लेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट भी आप कर सकते हैं। जो भी हमने अभी प्रोसेस निकाली है I2 को फाइंड आउट किया उसी तरीके से आप I1 को भी कर सकते हैं। पहले इस लूप को करेंगे फिर इस लूप को करेंगे और फिर सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। हम लोग डायरेक्टली बाय सिमेट्रिक यूज करके ही हम डायरेक्टली रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग फिर से थ्योरम पे जाते हैं। तो थ्योरम कहती है कि अगर I1 और I2 बराबर हो जाते हैं तो E12 इक्वल टू E21 अगर होता है तो हमारी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगी। तो हम देखते हैं I1 I2 को बराबर करके कि देखें ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो रही है क्या। देखें अब हमने अप्लाई कंडीशंस को अप्लाई किया है तो I1 इक्वल टू I2 हमें करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल किया है। यहाँ पे देखें तो इनकी दोनों जो टर्म्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, ये सारी टर्म्स इक्वल है। सिर्फ E21 और E12 आपके बच जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई है। हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूव हो गई है फॉर 2 एंटीनाज और एंटीना यूज एज अ ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो हम अगर एंटीना को ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों तरीके से यूज करते हैं तो उसकी रेडिएशन पैटर्न में कोई भी फर्क नहीं आता है। हेंस आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।